जॉन गोल्सवर्दी का पिछला पार्ट हो गया था। क्वेश्चन सारे हो गए थे पिछले पार्ट में। इसमें एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे। गोल्सवर्दी 1893 में उससे मिले और उससे लंबी दोस्ती की। तो वो कौन व्यक्ति था? तो वो थे कॉनरेड, CONRAD। कॉनरेड साहब से ये मिले थे 1893 में और उनसे एक लंबी दोस्ती हुई। अगला है गोल्सवर्दी का पहला वॉल्यूम फ्रॉम दी फोर वाइंड्स 1897 में दिखाई दिया। तो कौन सा उपनाम इन्होंने रखा? तो फ्रॉम दी फोर वाइंड्स ये जब 1897 में प्रकाशित हुआ, जॉन सिन जॉन के नाम से प्रकाशित किया उन्होंने गोल्सवर्दी ने। और गोल्सवर्दी का पहला उपन्यास 1899 में प्रकाशित हुआ, जोसलीन, JOCELYN, जोसलीन प्रकाशित हुआ। 1898 में लिखा गया और 1899 में प्रकाशित कराया गया E. अल्बर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रोली। ये कौन कहता है? देखिए, विभिन्न चैम्बर को मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिस की है लगभग, और मैंने अपने प्रोफेशन को पूर्ण रूप से नापसंद किया है। ये कहते थे गोल्सवर्दी साहब। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रोली। गोल्सवर्दी साहब ने इसे कहा है। बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी है। गोल्सवर्दी बात करते हैं किसके बारे में? फ्रॉम दी फोर वाइंड्स का जब प्रकाशन हुआ था तब उन्होंने कहा इसे जला दो, और अगर तुम इसे जला दोगे, फ्लॉप हुआ था ना फ्रॉम दी फोर वाइंड्स 1897 में जो प्रकाशित कराया था, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो फिर इसके बारे में जब फ्लॉप हुआ तब कहते थे इसे जलाओगे तो मेरे ऊपर तुम कृपा करोगे। बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी। अगला है, दी फर्स्ट वर्क दैट अर्नेड गोल्सवर्दी वाज दी नॉवेल आइडेंटिफाई। पहला वर्क जिससे कमाई हुई गोल्सवर्दी की, तो वो उपन्यास कौन सा है? तो वो उपन्यास है आइसलैंड फेयरजीज, PHARISEES। आइसलैंड फेयरजीज है। आइसलैंड फेयरजीज होल्ड्स अप ए पिक्चर ऑफ वेल्दी क्लास रूलिंग। आइसलैंड फेयरजीज एक धनवान क्लास वर्ग की पिक्चर देता है। किसके शासन में? ओवर दी पुअर क्लास एंड फैटेनिंग ऑन देम। मतलब गरीब क्लास और फैटेनिंग के बारे में लिखते हैं आइसलैंड फेयरजीज में। पहला नाटक जिसने गोल्सवर्दी को फेमस किया प्ले राइट के तौर पर, तो जिसने गोल्सवर्दी को फेमस किया वो पहला नाटक है द सिल्वर बॉक्स। कौन सा नाटक है? द सिल्वर बॉक्स, जिससे ये एक प्ले राइट के रूप में फेमस हुए। अगला क्वेश्चन है, गोल्सवर्दी का रेपुटेशन एज ए नॉवलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। मतलब गोल्सवर्दी का रेपुटेशन एक उपन्यास के तौर पर किससे स्थापित हुआ? तो गोल्सवर्दी का रेपुटेशन एक उपन्यास के तौर पर फॉरसाइट सागा के द्वारा स्थापित हुआ। फॉरसाइट सागा में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 और टू इंटरल्यूड फाइंड कीजिए। तो देखिए, फॉरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921, ये तो थे नॉवेल, और दो इंटरल्यूड थे, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकिंग। इंडियन समर और अवेकिंग ये दो इंटरल्यूड थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोल्सवर्दी का नाटक इन एडिक्यूसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय विभाग में इन एडिक्यूसी के बारे में किस में बात करता है? एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स एज एस्केप्ड प्रिजनर। तो वो मतलब भागे हुए कैदियों के साथ में अलग अलग तरीके से पेश आता है जस्टिस यानी न्याय। तो ये नाटक है एस्केप। कौन सा नाटक है? एस्केप। अगला, विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी।
कौन सा नाटक मॉडर्न पब्लिसिटी के इम्पैक्ट का एनालिसिस करता है प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी के तौर पर? तो वो प्ले है दी शो। विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी? दी शो। अगला है कौन सा नाटक विभिन्न प्रकार की कहानियों के फैक्ट्स विरोधाभास करता है होटलों में? तो जो रूफ नाटक है ये कॉन्ट्रैक्ट्स करता है द फैक्ट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन ए होटल। जो होटल में कहानियां हैं विभिन्न प्रकार की, इनका सबका विरोध करता है द रूफ नाटक। ये किसने कहा? लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। तो गॉल्सवर्दी साहब कहते हैं कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। अच्छा, कौन सा साल था जिसमें गॉल्सवर्दी के पिता मर गए थे और उसी साल इनका आइसलैंड फेरजिज भी प्रकाशित हुआ? तो ये 1904 था जब गॉल्सवर्दी के पिता की भी डेथ हुई थी और इसी साल इनका दी आइसलैंड फेरजिज भी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गॉल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। मतलब किसके प्रकाशन से गॉल्सवर्दी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया? तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में जो प्रकाशन हुआ उसके प्रकाशन से गॉल्सवर्दी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अच्छा, कौन सा साल था जब गॉल्सवर्दी जो है प्रेसिडेंट बने PEN क्लब लंदन के? तो 1921 में गॉल्सवर्दी प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन के बने। अच्छा, गॉल्सवर्दी 1929 में इनके साथ क्या हुआ? तो जॉन गॉल्सवर्दी 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट बने। गॉल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? तो गॉल्सवर्दी का पहला प्ले द सिल्वर बॉक्स है। कौन सा नाटक गॉल्सवर्दी का जिसमें अन्याय उसका विषय है, अनफेयर उसका विषय है और पार्सली ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द पुअर, गरीबों को मेटेड आउट बुरा ट्रीटमेंट देने का, ये सब विषय हैं किसके द्वारा? न्याय गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब न्याय के द्वारा जो है अन्याय किया जाता है, अनफेयर किया जाता है, पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड किया जाता है। वो कौन सा नाटक है? तो वो नाटक है द सिल्वर बॉक्स। और इस सिल्वर बॉक्स में पूर्ण रूप से दिखाया जाता है स्पष्ट रूप से कि दो कानून हैं, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए दूसरा, अमीरों के लिए दूसरा और गरीबों के लिए दूसरा। एक ही कानून अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है, तो वो नाटक है सिल्वर बॉक्स। अच्छा, जो स्ट्राइफ नाटक है उसमें किसके किसके बीच झगड़ा है? तो ये हमने बताया है, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में। जैक वार्थविक किस नाटक का पात्र है? तो जैक वार्थविक ये सिल्वर बॉक्स के पात्र हैं। पुअर जॉन्स किस में दिखाई देता है? तो पुअर जॉन्स और जैक वार्थविक ये दोनों जो हैं सिल्वर बॉक्स में दिखाई देते हैं। स्ट्राइफ नाटक में स्ट्राइफ जो है, स्ट्राइक कहाँ पे ली जाती है? तो स्ट्राइफ नाटक में जो हड़ताल होती है वो ट्रे नॉर्थ टिन प्लेट वर्क्स में होती है, ट्रे नॉर्थ टिन प्लेट वर्क में होती है। अच्छा, लेबरों का कौन मुखिया होता है स्ट्राइफ में? तो मजदूरों का जो लीडर होता है स्ट्राइफ नाटक में वो डेविड रॉबर्ट्स होता है। कौन होता है? डेविड रॉबर्ट्स। अगला है, कौन सा नाटक विरोध करता है किसके बीच में? ओल्ड एस्टैब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी और लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। पुराने नोबल व्यक्तियों के बीच में और शोर करने वाले असभ्य नए अमीर वर्ग जो लंदन सोसाइटी का है उसके बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें हिलरिस्ट एंड हॉर्न बॉलर रिप्रेजेंट आर्टोक्रेसी, आर्टोक्रेसी को प्रस्तुत करते हैं हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोर, और पॉवर्टी जो है ये रिप्रेजेंट व्यक्ति होती है। तो ये नाटक है जिसमें अमीरों
पुराने अमीर एरिस्टोक्रेसी और नए अमीर मैन्युफैक्चरिंग क्लास के बीच में लड़ाई होती है, वो है द स्कीन गेम। कौन सा नाटक है? स्कीन गेम। फाल्डर किस में दिखाई देता है? तो फाल्डर जस्टिस में दिखाई देता है। अच्छा, कौन सफ़र करता है कॉन्फाइनमेंट इन जस्टिस? जस्टिस में तन्हाई यानी सॉल्टरी कॉन्फाइंड कौन झेलता है? तो फाल्डर झेलता है। अगला, इट इज ए पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, इट सैटराइजेज द कॉन्टेम्पोररी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी, इट्स हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सॉल्टरी कॉन्फाइनमेंट। तो ये किसके द्वारा पाया जाता है? मतलब ये पावरफुल सोशल ट्रेजेडी है, ये व्यंग करती है उस समय की इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ के बारे में और न्याय व्यवस्था के बारे में। इसका हीरो बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है तन्हाई की सज़ा देकर, तो वो नाटक है जस्टिस। अगला है, एक किशोर लड़की की बढ़ोतरी यानी एक किशोर लड़की की वृद्धि, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू ए लवर एंड ए वुमेन इज थीम ऑफ। मतलब एक किशोर लड़की का इमोशनल टकराता है लवर और वुमेन के बीच में, तो ये कौन सा नाटक है? तो ये द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू ए लवर एंड ए वुमेन इज थीम ऑफ जॉय। ये जॉय की थीम है। अगला एग्जाम पॉइंट्स है, द क्लास कॉन्शियस प्रिजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश baronet family against the marriage between the eldest son of the family and the serving maid is theme of। तो एक क्लास कॉन्शियस प्रिजुडिस ऑफ एन इंग्लिश बैरोनेट फैमिली, मैरिज के बीच में किसके पास में? परिवार के बड़े पुत्र और सेवा करती हुई नौकरानी, उसके बीच में मैरिज के खिलाफ होता है परिवार अपने वर्ग के कारण, और वर्ग का घमंड होता है कि नौकरानी भी कहीं बड़े पुत्र की बहू बनेगी, पत्नी बनेगी। तो ये कहानी है इल्डेस्ट सन नाटक की। किसकी है? इल्डेस्ट सन नाटक की। अगला क्वेश्चन है कि द हीरोज ऑफ मिस्टर गोल्सवर्दीज ड्रामा are the unseen fates of modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in a moment of desperation and horror। ये किसका कमेंट है गोल्सवर्दी के लिए? तो ये अलॉरडाइस निकोल का कमेंट है। अलॉरडाइस निकोल का। द हीरोज ऑफ मिस्टर गोल्सवर्दीज ड्रामा are the unseen fates of modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in a moment of desperation and horror। अगला है, जॉय नाटक में एक लड़की है जो सीनियर है 3 साल अपने लवर जॉय से। तो नाम उस लड़की का क्या है? जॉय 17 साल का है और वो 20 साल की है, तो उस लड़की का नाम है डिक मॉर्टन। क्या नाम है? डिक मॉर्टन। अगला है, कोलोनेल होप कहाँ दिखाई देता है? तो कोलोनेल होप जो है जॉय में दिखाई देता है। कहाँ? जॉय जो एक नाटक है उसमें कर्नल होप दिखाई देता है। अच्छा, जॉन बिल्डर एक अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन है जो किस नाटक में दिखाई देता है? तो जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन है जो द फैमिली मैन में दिखाई देता है। किसमें? द फैमिली मैन में। अच्छा, किस नाटक में सिल्वर बॉक्स में जैक बार्थविक चुराता है एक औरत का स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स चुराता है, जबकि जॉन चुराता है ये सिल्वर सिगरेट बॉक्स। मतलब सिल्वर बॉक्स जो नाटक है उसमें जैक बार्थविक जो है एक औरत का स्काई ब्लू वेलवेट चुराता है सिल्क पर्स, और जबकि जॉन जो है वो चुराता है सिल्वर सिगरेट बॉक्स। और चोरी दोनों करते हैं लेकिन सज़ा अलग अलग होती है। अच्छा, कौन पुलिस इंस्पेक्टर है सिल्वर बॉक्स में? तो स्नो, SNOW, स्नो नाम का जो व्यक्ति है वो पुलिस इंस्पेक्टर है सिल्वर बॉक्स में।
अच्छा, वेलवाइन एक आर्टिस्ट है नाटक में, तो वेलवाइन जो है एक पिजन जो नाटक है उसमें वेलवाइन जो है एक कलाकार हैं। आगे कोटेशन दिया गया है, वाई डू नॉट यू रिकॉग्नाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दीज पीपल आर मेन लाइक योर सेल्वेज एंड वांट what is good for them just as you want what is good for you. Your motor cars and champagne at course dinners, ये कौन कहता है ये लाइनें? Why do not you recognize once, एक बार क्यों नहीं पहचानते हो? And for all that these people, और ये वही लोग हैं, men like ourselves, तुम्हारी तरह ही ये लोग हैं। एंड वांट, और चाहते हैं, वाट इज गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा है। जस्ट एज यू वांट वाट इज गुड फॉर यू। तो ये जो है कोटेशन कहता है हार्नेस इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में हार्नेस कहता है। अगला है, ए मे ब्रेक द बॉडी बट ए कैन नॉट ब्रेक द स्प्राइट, गेट बैक टू लंदन द मैन हैव नथिंग फॉर ये कौन कहता है? तो स्ट्राइफ नाटक में रॉबर्ट्स कहता है, स्ट्राइफ नाटक में रॉबर्ट्स कहता है। ए मे ब्रेक दी बॉडी, तुम शरीर तोड़ सकते हो, बट ये कैन नॉट ब्रेक, लेकिन तोड़ नहीं सकते हो मेरी आत्मा को। गेट बैक टू लंदन, लौट जाओ लंदन। द मैन हैव नथिंग फॉर यू, यहाँ कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, स्ट्राइफ नाटक में रॉबर्ट्स कहता है। तुम शरीर तोड़ सकते हो, आत्मा थोड़ा तोड़ सकते हो। अगला है, मे बी योर गॉड ऑफ इन लंदन हैज, हो सकता है ईश्वर हो लंदन में। नो टाइम टू लिसन टू दी वर्किंग मैन, उसके पास टाइम ना हो सुनने के लिए, काम करने वालों के आवाज़ सुनने के लिए टाइम ही ना हो, ईश्वर लंदन में हो। आई एम टोल्ड ही इज ए वेल्दी गॉड, शायद मैं कहता हूँ कि वो धनवान ईश्वर है। बट इफ़ ही लिसन टू व्हाट आई टेल हिम, यदि वह सुनता कि मैं क्या कहता हूँ, ही विल नो मोर देन इवर ही लर्नेड इन केनसिंगटन, तो वो जानेगा जरूर अधिक लर्नेड कि वो ज्ञान क्या कर रहा है। तो ये भी रॉबर्ट्स की ही लाइन है स्ट्राइफ में। मे बी योर गॉड ऑफ इन लंदन हैज नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन, आई एम टोल्ड ही इज ए वेल्दी गॉड, बट इफ ही लिसन्स टू व्हाट आई टेल हिम, ही विल नो मोर देन इवर ही लर्नेड इन केनसिंगटन, तो रॉबर्ट्स कहते हैं स्ट्राइफ में। अगला है, वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज व्हाट ए वुमैन हैज टू डू, ये कौन कहता है? ये मेज कहती है। मेज एक है पात्र स्ट्राइफ में, मतलब वेटिंग, प्रतीक्षा करो, एंड वेटिंग दैट व्हाट इट, वो क्या वुमेन है जो करे, करना ही औरत को, मतलब प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा औरत को करना पड़ता है और वो कुछ करना पड़ता है। वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज व्हाट ए वुमेन हैज टू डू, ये मेज इन स्ट्राइफ। अच्छा, दैट इज कैपिटल ए वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉनेस्टर हु स्पीक्स, ये लाइन कौन कहता है? दैट इज कैपिटल, ये कैपिटल है, ए वाइट फेस्ड एक सफ़ेद चेहरे वाली स्टोनी हार्टेड मॉनेस्टर, तो ये रॉबर्ट स्ट्राइफ नाटक में कहता है। ये पूंजीपति है सफ़ेद चेहरे वाला जो स्टोनी हार्टेड, हृदय लेकिन इसका जो है पत्थर का है, तो ये रॉबर्ट कहता है स्ट्राइफ में। अगली लाइन है, वार इज वार, ये कौन कहता है? युद्ध युद्ध होता है, ये एंथोनी कहता है स्ट्राइफ में। कौन कहता है? एंथोनी। अगला कोटेशन दिया है, वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, हम लोग कोई आज़ाद एजेंट नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ मशीन, हम लोग मशीन का हिस्सा है। हम आज़ाद कार्यकर्ता नहीं है, कार्य करने वाले, हम मशीन का हिस्सा है। आवर ओनली बिजनेस इज टू सी दी कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन, हम केवल बिजनेस दिखना है कंपनी के तौर पर, कंपनी को दिखाना है अपनी कमाई, अधिक प्रॉफिट, इट सेफली कैन, सुरक्षित रूप से जिसको रख सकें। तो वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ ए मशीन, आवर ओनली बिजनेस इज टू सी दी कंपनी, मेरा एक ही बिजनेस है कंपनी को कमाई दिखाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट दिखाना, अपनी सुरक्षा की बजाय अधिक से अधिक कमाई दिखाना। अपनी सुरक्षा की चिंता ना करो, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई दिखाओ, यही जो है हमारा बिजनेस है। तो ये स्ट्राइफ नाटक में वैंकलिन कहता है। कौन कहता है? वैंकलिन। और वार इज वार, ये तो देख चुके हैं, एंथोनी ने कहा स्ट्राइफ में। पहला सबसे महान सफल उपन्यास 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था।
अगला है देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल। मतलब एक घर में केवल एक ही मास्टर होता है, जहाँ दो लोग मिलते हैं विल रूल, जहाँ दो टू मैन मीट दी बेटर अच्छी तरीके से मिलेंगे, शासन करेंगे। तो ये लाइन एंथोनी ही कहता है, जिसने ये कहा है ना वार इज वार स्ट्राइफ में, वही कहता है एंथोनी देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए, केवल एक ही मास्टर हो सकता है घर में, लेकिन जहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं अच्छे व्यक्ति तो वो शासन करते हैं। मास्टर्स आर मास्टर्स अगला कोटेशन है, ये भी एंथोनी ही कहता है। एंथोनी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। वार इज वार कहता है, फिर देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, और आगे कहता है मास्टर्स आर मास्टर, मालिक मालिक होता है, मैन आर मैन, और नौकर नौकर। इल्ड वन डिमांड एक मांग करता है, एंड दे विल मेक इट सिक्स, और वो इसे मालिक लोग इसे सिक्स बनाते हैं, अच्छा करते हैं। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट asking for more, if I were in their place I should be the same, but I am not in their place। हैं मास्टर मास्टर होते हैं, आदमी आदमी होते हैं। झुकना एक की डिमांड है, मतलब मजबूरी है, और वे लोग इसको और सिक्स करते हैं, झुकाते हैं। दे आर लाइक ओलिवर, वो लोग जो झुके हुए लोग होते हैं वो ओलिवर ट्विस्ट की तरह होते हैं, ज़्यादा पूछना नहीं है उन्हें। और यदि वो इस स्थान पर ओलिवर ट्विस्ट की तरह पर जगह होते तो वो ऐसे ही झुके रहते। बट आई एम नॉट इन देयर प्लेस, लेकिन मैं ओलिवर ट्विस्ट के स्थान पर नहीं हूँ, मैं आवाज़ उठाऊंगा, ये एंथोनी कहता है स्ट्राइफ में। तो एग्जाम पॉइंट्स हुए, अगले एग्जाम पॉइंट्स नेक्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट रह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज। कोट कोट धन्यवाद।